स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम अपना टॉपिक समझेंगे, दैट इज कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर है? तो देखिए बेटा, कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। एक्चुअली में बेटा कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक है क्या? सबसे पहले तो देखिए, अगर हम ये मेनली पहले तो तीन टाइप की होती है कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर है? तो कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा? ये एक्चुअली में ग्राफ है। किसके बीच का ग्राफ है? वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ। क्लियर है? व्हेन इट्स एमीटर इज टेकन एज, जब हम एमीटर को कॉमन रखते हैं, इनपुट और आउटपुट के बीच एमीटर को हमने क्या रखा? कॉमन, तब वोल्टेज और करंट के जो ग्राफ होंगे उन्हीं ग्राफ को बोला जाएगा कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक सिंपली क्या होती है? ग्राफ है ये, किस किस के? वोल्टेज और करंट के ग्राफ हैं। कब? जब हमने एमीटर को क्या रख दिया? कॉमन रख दिया, इसीलिए नाम आया कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर है बेटा? आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार हम समझते हैं इसके लिए का सबसे पहले सर्किट डायग्राम। तो देखिए बेटा, कॉमन एमीटर के केस में ये हमारा सर्किट डायग्राम रहेगा। देखिए, हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को समझ रहे हैं, पीएनपी भी ले सकते थे आप, डायग्राम उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। फिलहाल एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये देखिए आप, हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये एन, ये पी, ये एन। एमीटर तो कॉमन है इसलिए नीचे एन पी एन। अब सबसे पहले बेटा फॉरवर्ड बाइसिंग करनी है हमने एमीटर की, तो एमीटर को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया। एन है ना, ये एमीटर के को क्या बोलेंगे? एन। ये क्या है? बेस पी। कलेक्टर क्या है? एन। तो एन को जब नेगेटिव से जोड़ते हैं तभी हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग होती है। तो हमने इसको नेगेटिव से, तो और बच गया ये पॉजिटिव से जुड़ गया। ठीक है, किसके थ्रू जोड़ा? रियोस्टेट के थ्रू। यहां पर एक रियोस्टेट जोड़ा गया है RH1। क्यों? ये करंट को कम ज्यादा करने का काम करता है, इसीलिए हमने इसको जोड़ा। क्लियर है? और यहां से होते हुए ये डिवाइस लगाया गया करंट को मापने के लिए। बेस के जो बेस करंट है IB, उसको मापने के लिए हमने एमीटर लगाया ये। ठीक है, यहाँ पे इतना बड़ा डायग्राम देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बच्चे घबरा जाते हैं इस डायग्राम को देख के, कुछ मुश्किल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, केवल ये बस ये समझना है, एमीटर को नेगेटिव से बच गया ये पॉजिटिव से। क्लियर है? होगी फॉरवर्ड बाइसिंग, बात खत्म है। अब एक रियोस्टेट और जोड़ दिया ताकि करंट कम ज्यादा कर सके। ये वोल्ट एमीटर जोड़ा है करंट मापने के लिए, ये वोल्ट मीटर जोड़ा है इस वोल्टेज को मापने के लिए। बेस और एमीटर इनके बीच की वोल्टेज को मापने के लिए हमने ये वोल्ट मीटर लगाया VBE। क्लियर बेटा? समझ में आया? अब कोलेक्टर को हमने रिवर्स बाइस करना है। कोलेक्टर की कौन सी बाइसिंग करनी है बेटा? रिवर्स बाइसिंग। कोलेक्टर भी एन साइड का है, तो एन को पॉजिटिव से जोड़ दो तो हो गई इसकी रिवर्स बाइसिंग। बस क्लियर है? इसके साथ एक रियोस्टेट था, यहां पे भी एक रियोस्टेट आ गया और ये जोड़ दिया। यहां पे करंट मापने का डिवाइस लगाया था, यहां भी डिवाइस लगाएंगे। यहां से वोल्टेज मापी थी तो यहां से भी वोल्टेज मापेंगे। बस कोलेक्टर और एमीटर के बीच की वोल्टेज माप रहे हैं तो इसलिए VCE नाम दे दिया। क्लियर है बेटा? समझ में आया ना? तो देखिए कितना ही इजी डायग्राम है। वैसे आप एक बार कंफ्यूजन होगी, एक बार समझने की कोशिश करना, समझ के देखना इसको, डायग्राम को, बड़ा ही आसान हो जाएगा आपके लिए फिर ये। क्लियर है बेटा? समझ में आया? तो ये आपका डायग्राम क्लियर हो चुका है। तो चलिए आप पहले जल्दी से यहां तक नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। क्लियर है? नोट कर लिया बेटा? अच्छा, ये रहा आपका जैसे डायग्राम। यहाँ पर डायग्राम मैं आपको बनवा चुका हूँ, इसमें से कुछ समझ नहीं आता आपको आसानी से, वो जो मैंने बनाया हुआ था वो डायग्राम आप नोट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? नोट कर लिया। फिर उसके बाद हम समझते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखिए क्या बेटा, अगर मैं कोलेक्टर एमीटर वोल्टेज को कांस्टेंट रख दूं, यानी कि बेटा देखो इस वोल्टेज को, इनके बीच कोलेक्टर और एमीटर के बीच की वोल्टेज को हमने फिक्स रख दिया, VCE को कांस्टेंट रख दिया। क्लियर? ये वैल्यू तो रख दी कांस्टेंट। और
बेस एमीटर वोल्टेज और बेस करंट। देखिए बेटा, इनपुट में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है ना ये, तो इनपुट में क्या क्या प्रेजेंट है, बेस एमीटर वोल्टेज और बेस करंट। तो इन दोनों के बीच, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में जो ग्राफ होगा उसी को बोलेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलेंगे बेटा उसको हम, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब नोट कर लिया। अब देखिए, हमने एक्चुअली ना कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को एक बार 4 वोल्ट पे रखा, एक बार 10, मतलब अलग अलग वैल्यूज पे रखा, तो देखा ग्राफ सेम टाइप का आ रहा है दोनों ही केस में। क्लियर। तो इस कैरेक्टरिस्टिक के जो हमने यहां पर ये डायग्राम देख रहा है, इसके कुछ 3-4 फीचर हैं जो हमने यहां से नोट करके लिखने हैं, उनको राइट डाउन करना है। देखिए, एज लॉन्ग एज VBE इज लेस देन द बैरियर वोल्टेज, जब तक ये VBE बैरियर वोल्टेज से कम थी तो बेस करंट स्मॉल था। शुरू में बेस करंट कैसा था, बहुत ही स्मॉल था, जैसा कि फॉरवर्ड बायसिंग में होता है डायोड की। शुरू में करंट काफी कम होता है, बाद में एकदम से इंक्रीज करता है। सेम काम यहां पर भी तो हो रहा है, ठीक है ना। जब तक VBE की वैल्यू कम थी तो करंट भी कम था, एकदम से बाद में जैसे क्या हुआ, वोल्टेज के बढ़ने से करंट एकदम से इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो ये है अपने पहले दोनों पॉइंट के अंदर। क्लियर है। फिर नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ IB इज मच स्मॉलर देन दैट इन द नॉर्मल डायोड। देखिए, यहां पर जो बेस करंट है ना, ये बहुत ज्यादा स्मॉल है बेटा। बेस करंट को माइक्रो एम्पियर में मापा गया है। क्यों मापा गया माइक्रो एम्पियर में, क्योंकि देखो बेटा, बेस में तो केवल 5% मेजोरिटी कैरियर थे, अगर आपको वर्किंग ध्यान हो। 95% तो कलेक्टर के अंदर चले जाते थे, तो बेस करंट बहुत स्मॉल होता है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट रहेगा। क्लियर है बेटा। तो यहां तक आप नोट डाउन कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एम्पलीफायर। अच्छा, तो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास द इनपुट रेजिस्टेंस। देखिए, इन चेंज इन द इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन द इनपुट करंट कीपिंग द VCE कांस्टेंट। तो इस रेशो को बोला जाता है इनपुट रेजिस्टेंस। क्लियर है, बड़ा इजी है बेटा, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम करते हैं, समझते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब बेटा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच का ग्राफ कीपिंग द बेस करंट कांस्टेंट। अगर मैं बेस करंट को कांस्टेंट रख दूं, तब आउटपुट में वोल्टेज कौन सी थी, VCE, और आउटपुट में करंट क्या था, IC। तो इन दोनों के बीच का जो ग्राफ है उसी को बोलेंगे हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है, समझ में आया। अब इसके भी आप बेटा यहां पर 3 से 4 पॉइंट होंगे। देखिए, ये ग्राफ आया, पहले तो हमने बेस करंट को ना जब 10 माइक्रो 0 रखा तो वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ ऐसा आगा, और जब हमने इसकी वैल्यू 10 रखी तो एकदम से क्या हुआ, देखिए, वोल्टेज के बढ़ने से करंट एकदम से बढ़ गया, ठीक है, एकदम से इंक्रीज हुआ। उसके बाद करंट जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो चुका है, जो कलेक्टर करंट है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया। पूरा स्ट्रेट नहीं है ये लाइन बेटा, ये याद रखना, ये लाइन ना थोड़ी सी इंक्लाइंड है, ठीक है, कंप्लीटली स्ट्रेट नहीं होगी ये लाइन। देखिए बेटा, ये लाइन पूरी सीधी लाइन तो ऐसे होगी, ये सीधी नहीं है पूरी, थोड़ी सी ऐसे है, ऊपर की ओर है, ये थोड़ी सी कुछ इस तरीके से आएगी, हल्की सी ऊपर, ठीक है। तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट बोलेंगे इसको हम। फिर अगर बेस करंट बढ़ा दिया तो कलेक्टर करंट भी थोड़ा बढ़ गया, बेस करंट और बढ़ गया तो कलेक्टर करंट और बढ़ गया, बेस करंट और बढ़ा तो कलेक्टर करंट और बढ़ता चला गया। क्लियर है बेटा। ये बेस करंट की अलग अलग वैल्यूज रखी तो कलेक्टर करंट भी ज्यादा हो रहा है। अगर बेस करंट कम था तो कलेक्टर करंट भी कम है। देखो, बेस करंट 20 माइक्रो एम्पियर है तो कलेक्टर करंट यहाँ पे बढ़ गया, बेस करंट 60 हो गया तो कलेक्टर करंट यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है ना। तो कलेक्टर, जैसे जैसे बेस करंट बढ़ रहा है कलेक्टर करंट भी बढ़ रहा है। तो यही तो पॉइंट है जो आपने नोट करके यहाँ लिखने हैं, ठीक है। इसके बारे में ये तीनों पॉइंट जो है इस कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के बाद आपने लिखने हैं। व्हेन द वोल्टेज VCE इंक्रीज फ्रॉम 0 टू अबाउट 0.5 वोल्ट, जैसे ही कलेक्टर एमीटर वोल्टेज यानी कि ये वोल्टेज बेटा 0 से 0.5 तक यहाँ तक जैसे इंक्रीज करती है तो कलेक्टर करंट जो है, देखो ये जो कलेक्टर करंट है एकदम से इंक्रीज करता है। कर रहा है कि नहीं कर रहा बेटा कलेक्टर करंट इमीडिएटली, ठीक है।
तो वैल्यू ऑफ VCE अप टू विच, वो VCE की वो वैल्यू जहां तक कलेक्टर करंट इंक्रीज करता है उसको बोलते हैं नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं बेटा? नी वोल्टेज। सेकंड पॉइंट, वंस एक बार ये जो VCE की वैल्यू है, ये कलेक्टर एमीटर वोल्टेज की वैल्यू अगर बेस एमीटर वोल्टेज से ज़्यादा हो गई तो क्या होगा? आउटपुट करंट स्लोली वेरी करेगा और लगभग कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए अब ये आउटपुट करंट क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया ना, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा है बस, ये करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। थर्ड, लार्जर द IB लार्जर विल बी IC। देखिए अगर बेस करंट ज़्यादा हो रहा है तो उसके साथ कलेक्टर करंट भी तो बढ़ रहा है, बेस करंट के बढ़ने से कलेक्टर करंट भी बढ़ता है। क्लियर है बेटा? तो ये पॉइंट्स आपने नोट करने हैं, ग्राफ को भी नोट करना है। अच्छा, अब यहां पर 3 रीजन बन रहे हैं हमारे पास इस ग्राफ में। देखिए बेटा 3 रीजन कौन से हैं? एक तो रीजन ये रहा, एक रीजन ये हमने यहाँ शेडिंग कर रखी है, और एक रीजन ये है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, जो शेडेड रीजन है, ये लाइन OA है ना, इसके लेफ्ट साइड में जो रीजन हमने शेडिंग दे रखी है, ये रीजन, इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? सैचुरेशन रीजन। और जो लाइन OA है, O से A, इस लाइन को बोलेंगे सैचुरेशन लाइन, और इस रीजन को बोलेंगे सैचुरेशन रीजन। क्लियर है बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? फिर जब बेस करंट 0 था तो इसके नीचे वाला जो रीजन है, बेस करंट के 0 बेस करंट के नीचे वाला जो रीजन है, इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? कट ऑफ रीजन। इस रीजन में हमारा जंक्शन डायोड एक स्विच का काम करता है। किसकी तरह काम करता है बेटा? एक स्विच की तरह। इस रीजन में याद रखना है, इस रीजन में किसकी तरह काम करेगा? स्विच की तरह। फिर आता है ये वाला रीजन जो नॉन शेडेड रीजन है, इसको बोला जाता है बेटा एक्टिव रीजन। क्या बोला जाता है इसको? एक्टिव रीजन। और इसी रीजन में हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एम्पलीफायर का काम करता है। किसका काम करता है बेटा? एम्पलीफायर का। क्लियर है? तो अब देखिए जरा इन तीनों पॉइंट को जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए, ये नोट डाउन कर सकते। ये रहा पॉइंट सैचुरेशन रीजन के बारे में। क्लियर? नोट कर लिया बेटा? अच्छा, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये पॉइंट B एंड C। एक इस रीजन में हमने एक्सप्लेन किया है बेटा कट ऑफ रीजन को, सेकंड, और थर्ड पॉइंट में एक्सप्लेन किया है एम्पलीफायर एक्टिव रीजन को। और ये आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा? चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय आउटपुट करंट, कीपिंग द बेस करंट कांस्टेंट। क्लियर है बेटा? अच्छा, तो नेक्स्ट है आता है अपने पास ट्रांजिस्टर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। सॉरी, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक? ट्रांसफर। बेस अगर हम कलेक्टर वोल्टेज को कांस्टेंट रख दें, क्लियर, तो बेस करंट और कलेक्टर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट, इनके बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। इसी ग्राफ को बोलेंगे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलते हैं बेटा इस ग्राफ को हम? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर है बेटा? तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।